देहरादून की खबर आई है। सबसे पहले आपको बताते हैं, जहां महिला पुलिसकर्मी ने राष्ट्रपति को लेटर भेजा है। खुद और बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगी है। महिला पुलिसकर्मी ने एक सीओ पर रेप का आरोप लगाया। इसके साथ ही इस मामले में इंसाफ नहीं मिलने और परेशान करने का भी आरोप लगाया। सत्येंद्र बटवाल से पूरी खबर जानते हैं। सत्येंद्र, ये खबर बताएं। मैं आपको बता दूं कि मामला चतुर्थ श्रेणी, जो ये महिला है, ये पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत है, जिसने राष्ट्रपति को पत्र लेकर स्वेच्छा से अपनी मौत का वो मांगा है। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला दरअसल कुछ समय पहले का है, जहां महिला ने पहले सीओ रैंक के जो अधिकारी हैं उन पे यौन शोषण का आरोप लगाया था, और लेकिन महिला की शिकायत पर जब सुनवाई नहीं हुई और उल्टा महिला को जेल भेज दिया। और महिला जब कुछ ही दिन पहले ही पेरोल पे छूट के आई है और महिला ने ये पत्र लिखा है। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा सत्येंद्र। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर हरिद्वार जिला प्रशासन स्टोन क्रैशरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के मिलने के बाद अब कुल 48 स्टोन क्रैशर बंद कराए गए हैं। यहां पर जिला प्रशासन ने अभी तक 30 से ज्यादा स्टोन क्रैशर्स को सील किया है। एडीएम के नेतृत्व में पहुंच रही प्रशासन की टीम क्रैशर्स की मशीनों और गेट पर सीलबंदी की कार्रवाई कर रहे हैं। बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं। यहां पर डीएम मयूर दीक्षित का कहना है कि 3 दिनों में कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी जाएगी। आज पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। यूपी के वाराणसी में पीएम 20वीं किस्त जारी करेंगे और इस कार्यक्रम में देहरादून से सीएम धामी वर्चुअली जुड़ेंगे। राज्य के किसान वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस दौरान पीएम मोदी किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। 8 लाख से ज्यादा किसानों को 184 करोड़ रुपए मिलेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब ये नतीजे जो सामने आए हैं, इसके बाद सबकी निगाहें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर लगी है। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर जहां आरक्षण पहले ही तय हो चुके हैं, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर भी आरक्षण के लिए आपत्तियां मांगी जा चुकी हैं। 6 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों को लेकर रिजर्वेशन का अंतिम रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने अभी जो आरक्षण का रोस्टर जारी किया है, उसके मुताबिक अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, प्रयागराज, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला पंचायत को महिला, बागेश्वर को अनुसूचित महिला, चंपावत, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी को जनरल, पिथौरागढ़ को अनुसूचित और उधम सिंह नगर को ओबीसी रिजर्व किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण जारी होने के बाद कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। देहरादून में महिला सीट आरक्षित करने को प्रीतम सिंह ने साजिश करार दिया। प्रीतम ने कहा है कि मेरे बेटे अभिषेक को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र अभिषेक को रोकने के लिए जिस तरीके से सरकार ने आरक्षण से छेड़छाड़ करने का काम किया है, और इस आरक्षण में जो छेड़छाड़ हुई है, व्यापक स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उस भ्रष्टाचार को भी उजागर करने का काम करूंगा। पंचायत चुनाव को लेकर खबर है कि बीजेपी जल्द ही ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, घोषित करेगी इन्हें, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार 6 अगस्त के बाद घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस सभी जिलों में अपने ऑब्जर्वर भेजेगी। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद उम्मीदवार घोषित होंगे। दीपांकर से लेते हैं इस पर जानकारी। दीपांकर, 2 चरणों में मतदान पूरे हुए, 31 को नतीजे आए। अब पंचायत चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवारों की घोषणा की जानी है, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि गहमा गहमी हम इसको लेकर बनी होगी।
हाँ बिल्कुल कंचन, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब ब्लॉक प्रमुख जो 89 ब्लॉक प्रमुख हैं वो बन रहे हैं और जिला पंचायत 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष तय होने हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए अभी आरक्षण जारी कर दिया गया, लेकिन फाइनल रोस्टर अभी इसमें किसी को आपत्ति अगर लगानी हो आपत्ति लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर 6 अगस्त के बाद बीजेपी का कहना है कि हम जिला पंचायतों के लिए तब यहाँ पर अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि आज और कल में ब्लॉक प्रमुख के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि हम अपने ऑब्जर्वर भेजेंगे और ऑब्जर्वर जो रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि कितनी जगहों पर ब्लॉक प्रमुख लड़ाए जाने हैं और कितनी जगहों पर हमें जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर लाया जाना है। लेकिन जो सबसे खास जिला है देहरादून, जहां पर कांग्रेस का आरोप है कि प्रीतम सिंह की जिस तरह हमने बात सुनी, हमारे इस समय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं, उनसे जानते हैं जो देहरादून जिले से ही आते हैं। सर, आरोप है कि बीजेपी ने खासतौर कांग्रेस को जो सीटें मजबूती वहां घेरने की कोशिश की है। देखिए, प्रीतम सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पंचायती राज मंत्री भी रहे। ठीक है, चक्रोत्ता में जरूर उनके कुछ बढ़त मिली है और भारतीय जनता जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के हैं। और मैं उनका ये आरोप कि साहब मेरे बेटे को रोकने के लिए महिला सीट करी, पहले भी तो महिला सीट नहीं, बाकी जिलों में भी जहां कांग्रेस थोड़ी मजबूत लग रही थी वहां आरक्षण खासतौर पर इसीलिए बदला गया क्या सरकार की तरफ से? मुझे बताइए कहाँ मजबूत है, मुझे कुछ उदाहरण बताइए ना। देहरादून को मैं थोड़ा कांग्रेस का कहना है अल्मोड़ा में अच्छे हैं, पौड़ी में अच्छे हैं। देखिए, उनको लग रहा है कि उनकी हार सुनिश्चित है। अपनी हार को छिपाने के लिए इस प्रकार के बयान कांग्रेस दे रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्ट्राइक रेट रहा है पूर्व में, हमने जिला पंचायत पर, ब्लॉकों पर, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है, वो इतिहास हम फिर दोहराएंगे और हमारे 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के होंगे। अब आरक्षण के इस पे आगे की सियासत है, कांग्रेस अब किस तरीके से उम्मीदवार घोषित करती है और किन किन सीटों पे कांग्रेस जिला पंचायत के अध्यक्ष लाती है, क्योंकि अब यहाँ पर पूरा एक जिसे कहते हैं कैलकुलेशन का गेम है कि आपने सदस्यों को जुटाना है और क्या कांग्रेस कुछ जिलों में सदस्य जुटाने में कामयाब होती है या बीजेपी का यहाँ पर अपर हैंड रहता है और बीजेपी सब जगह पर होल्ड करती है। लेकिन बीजेपी का कहना है क्योंकि ब्लॉक प्रमुख को आरक्षण पहले से जारी हो चुका था तो ब्लॉक प्रमुख के लिए उम्मीदवार बहुत जल्द घोषित होंगे, यानी आज और कल में बीजेपी का दावा है कि घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन जिला पंचायत के लिए बीजेपी अभी 6 अगस्त का वेट करेगी जब फाइनल लिस्ट जारी होगी और कांग्रेस को ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट का इंतजार है और तब कांग्रेस तय करेगी कि 89 में से कितने ब्लॉक में उसे वहां पर अपने उम्मीदवार लड़ाने हैं और जिला पंचायत में कहां उसे पोजीशन लगती है कि उसका उम्मीदवार बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। कंचन, ऑलराइट, थैंक यू सो मच दीपांकर, जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पंचायत चुनाव में कई बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं। बड़े बड़े नामों को जनता ने नकार दिया, यहां तक कि नेताओं की साख, परिवारवाद की सियासत और राजनीतिक पकड़ जैसे मुद्दों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। खुद को अजय समझने वाले नेताओं की सियासी पारी तक खत्म हो गई है। रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव के नतीजों ने कई सियासतदानों की नींव हिलाकर रख दी है। करीब 1.5 दर्जन बड़े नेताओं ने अपने बेटों, बेटियों, रिश्तेदारों को चुनावी रण में उतारा। कई तो खुद मैदान में थे, लेकिन नतीजे ऐसे आए कि इन नेताओं की साख ही सवालों के घेरे में आ गई। अब जो बड़े नाम पंचायत चुनाव में ढेर हो गए, उनकी चौंकाने वाली लिस्ट देखिए। नैनीताल से बीजेपी एमएलए सरिता आर्य के बेटे रोहित आर्य चुनाव हार गए। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना को भी शिकस्त मिली। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी चुनाव हार गईं। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत भी चुनाव हारी। बीजेपी नेता बेला टोलिया नैनीताल की निवर्तमान अध्यक्ष होते हुए भी जिला पंचायत चुनाव हार गईं। भीमताल से बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा की बहू चुनाव हार गईं। यमकेश्वर से विधायक होने के बाद भी रेणु बिष्ट अपने बूथ से पार्टी को बढ़त नहीं दिला पाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की सीट में बीजेपी को जिला पंचायत सीट पर हार मिली। चमोली में बीजेपी के जिलाध्यक्ष गजपाल बर्थवाल को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कांग्रेस इस हार को बीजेपी की नाकामी बताकर निशाना साध रही है। पंचायत चुनाव में जनता ने, मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को धूल चटा दी है और ये भाजपा के लिए ये अलार्मिंग एक तरह से सिग्नल है, एक तरह से आने वाला संकेत है। ये जिस प्रकार से जितनी तानाशाही और जितना घमंड भाजपा को हो गया है, उनके लोगों को, उनके नेताओं को हो गया है, तो उनको ये समझना चाहिए कि जनता के हाथ में वो ताकत है कि वो ऐन वक्त पर इस तानाशाही का दंड उन्हें
आने वाले विधानसभा चुनाव में। बीजेपी ने भी माना कि कुछ जगहों पर हालात उनके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन पार्टी का दावा है कि पार्टी अब भी पंचायतों में मजबूत स्थिति में है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव में नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल गठित कर दिया था। प्रत्याशी जीत रहा है, भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल है और इस संख्या बल के आधार पर हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष सभी स्थानों पर बना रही है। तस्वीर साफ है, पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार चुनने का मंच नहीं रहा, बल्कि 2027 के बड़े संग्राम की भी स्क्रिप्ट लिखने का काम कर चुका है। जनता ने कई दिग्गजों को आईना दिखा दिया। कई विधायक और मंत्री अपनी साख तक नहीं बचा पाए, कुछ खुद के क्षेत्र में जीत नहीं दिला पाए, तो कुछ सगे संबंधियों की हार तक को नहीं रोक पाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने हरक सिंह रावत के मामले में ईडी की चार्जशीट पर रोक लगा दी है। ईडी ने सहसपुर जमीन के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर हरक सिंह रावत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने चार्जशीट पर रोक लगा दी। उत्तराखंड के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट भेजा है, चौकन्ना रहने के लिए कहा है। साथ ही आपको बताएंगे प्रशासन ने लोगों से बरसाती नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। पहाड़ में यात्रा के समय भी सावधान रहने को कहा गया है। देहरादून में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। देर रात से ही कई इलाकों में बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे के लिए बारिश का येलो अलर्ट देहरादून समेत 4 जिलों के लिए दिया गया है। कहा गया है कि यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं पर आकाश में बिजली गरजने की भी संभावनाएं जताई गई है। पहाड़ों की अगर हम बात करें, लगातार बारिश का सिलसिला कई जगह पर देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के लिए अलर्ट दिया गया है और साथ ये कहा गया है कि जो भी चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा कर रहे हैं पहाड़ों में, खास तौर पर वो इस 24 घंटे के समय में सतर्क रहें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारतीय शुक्ला न्यूज। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर डेंजर जोन जजरेड में एक बार फिर से नई आफत लोगों के लिए खड़ी कर रहे हैं। दरअसल लैंडस्लाइड जोन के साथ साथ यहां अब पहाड़ से जानलेवा बोल्डर लुढ़क कर सड़क पर आ रहे हैं और लोगों की सांसें अटक रही हैं ये देखकर। कभी भी बारिश के चलते ये और नीचे लुढ़क कर सड़क पर चलने वाले वाहनों पर गिर सकते हैं। उधर रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से पैदल रास्ते का बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से 3 दिनों से केदारनाथ हाईवे और पैदल मार्ग बंद हो गया। फंसे हुए श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ और पुलिस फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने का काम कर रही है। रुड़की से खबर, जहां सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अश्लीलता, गाली गलौज जैसे कंटेंट बनाकर अपलोड कर रहा था। 9211 एक जो चैनल है जो रील बना करके कॉमेडी के नाम पर यूथ में उसको सर्कुलेट करता है। तो हमें कई वेरियस कंप्लेंट पब्लिक की और हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर चैनल रील के माध्यम से अश्लीलता परोस रहा है। उसमें प्रॉपर जांच के बाद पुष्टि हुई कि ये आपराधिक श्रेणी में आता है। कल उसमें एफआईआर दर्ज करके जो उसका मेन ऑपरेटर है अमजद, उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। हरिद्वार से खबर, जहां पर ट्रैक्टरों के खतरनाक स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में कुछ लोग ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए नजर आएंगे। चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आएगी। वीडियो लक्सर के मेहतौली गांव का बताया जा रहा है। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको इस समय की दे रहे हैं। पीएम मोदी का 91वां दौरा है वाराणसी का और
पीएम पहुंच चुके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं पीएम मोदी। यहां पर उनके स्वागत की पूरी तैयारियां, सीएम योगी अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ उनका स्वागत करने के लिए तैयार। और देखिए यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए ये विकलांगजन भी पहुंचे हैं और उनको सुनने के लिए देखिए पूरा काशी पहुंचा हुआ है पंडाल में। हजारों की संख्या में काशीवासी आज पीएम को सुनने के लिए, अपने क्षेत्र के सांसद को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। नितिन से लेते हैं और जानकारी। नितिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बाबतपुर एयरपोर्ट, आगे की जानकारी दें। जी, प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन ने और साथ महेंद्र नाथ पांडे समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से बनौली सभा स्थल के लिए निकल रहे हैं। आपको बता दें 3 हेलीकॉप्टर से ये यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम सभा स्थल पर ही सीएम का स्वागत करेंगे और उसके बाद उनको सभा स्थल पर ले जाएंगे। फिलहाल जो खबर है उसके अनुसार बाबतपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और यहाँ से स्वागत के बाद हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। किसी भी कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों के लिए पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य है, जिसकी व्यवस्था अधिकतर बेसमेंट में की जाती है। लेकिन उत्तराखंड में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी देहरादून में अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो आपको बकायदा MDDA से चेकिंग और अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाकर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। लेकिन समस्या इस तरह की बिल्डिंग से नहीं बल्कि वहां पार्किंग को लेकर है, क्योंकि इनको पार्किंग की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है, जो अधिकतर बेसमेंट में होती है। लेकिन यहाँ के अधिकतर कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पूरी बाजार ही तैयार हो गई है। यहाँ गाड़ियों की जगह दुकानें खुली हैं। नीचे गाड़ियाँ भी हैं, ऐसे नीचे गाड़ी भी खड़ी है हमारी, नीचे पार्किंग में हमारी गाड़ी भी खड़ी है, नीचे 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी नीचे खड़ा हमारा। जो यहाँ की जो बाहर पार्किंग है सारी तो सरकार की है, हमारा ही पार्किंग नहीं है। जो ये बिल्डिंग है हमारी पहले से बनी हुई है, तो मैम जब पार्किंग सरकार से बाहर अलॉट थी तो हमने ऐसे कंपाउंड करा रखी है ऐसे ना, ये उसमें हमारे कमर्शियल उसमें है सारा ये। वहीं बेसमेंट में इस तरह चल रही दुकानों पर लोग अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं, वहीं इस पर चालान करने की भी मांग कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से ये है कि इसमें कई बार हमें देखने को मिला है कि अगर कोई एक्टिविटी अलग चल रही है, क्योंकि बेसमेंट पूर्ण तरीके से दिया गया है पार्किंग के लिए, और बहुत सारे बेसमेंट ऐसे भी देखे जा रहे हैं जहां पर स्टेयर केस उतार दी गई है, रैंप्स हटा दिए गए हैं जिससे कि गाड़ियां ना जा सके। यहाँ पर आपने देखा होगा कि MDDA किस तरह से मानकों को के विरुद्ध जो है कार्य कर रहा है। आप ये देखोगे, आप खुद देखोगे, सहारनपुर चौक पे जो है पहले कभी लक्ष्मी पिक्चर हॉल हुआ करता था, आज की डेट में जो है लक्ष्मी प्लाजा है। आप देखोगे सारे बेसमेंट पे दुकानें हैं और वहाँ पर जो भी आदमी आता है वो सीधा सड़कों में गाड़ियाँ खड़ी करता है। देहरादून के कई कॉम्प्लेक्स में गाड़ियां तो दिख रही हैं, लेकिन साथ ही आपको दुकानें भी नजर आएंगी। यानी बिल्डिंग मालिक पार्किंग से भी पैसा कमा रहे हैं और दुकानों से भी, जबकि ग्राहक अपनी गाड़ी रोड पर खड़ी रखे और फिर बिल्डिंग मालिक जाम लगने पर तमाशा देखें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। जोशीमठ नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के भवन की स्थिति काफी खराब है। यहाँ पर बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें प्राथमिक और उच्च विद्यालय मारवाड़ी की हैं, जिसकी बिल्डिंग में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इसके साथ ही बारिश में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है और बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। 3 साल हो गए आपदा आए हुए, लेकिन कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। और हमने यहाँ पे शासन के द्वारा हमको वहाँ पर किराए कहा कि किराए पे जाइए आप, लेकिन 4 महीने की वहाँ पर हमने विद्यालय लगाया, किराया न देने के कारण फिर हम यहाँ पुनः अपने विद्यालय में वापस आए। हालात इतने खराब हैं कि स्कूल के बच्चों को एक टेंट के नीचे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब बारिश होती है तो बच्चों को फिर से इस जर्जर भवन के अंदर पढ़ना पड़ता है और बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। हमने विभाग को सब कुछ लिख के दे रखा है और शायद वो विभागीय कार्रवाई चल रही है उस पर। कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल है। बारिश में तो हम बच्चों को अंदर भी नहीं बिठा सकते और बाहर का हाल तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रखा है।
जोशीमठ में आए आपदा के बाद से ही स्कूल के ऐसे हाल हैं, बच्चे खौफ में पढ़ने को मजबूर हैं और जिम्मेदार विभाग पर अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून की खबर आपको बताते हैं। शराब की दुकानों को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखा गया। यहाँ पर सड़क सुरक्षा में बाधक बन रही शराब की 6 दुकानों को सील किया गया। देहरादून में बिंदाल, तेराहा, चूना भट्टा समेत 6 जगहों पर शराब की दुकानें जाम के कारण बन रही थी। जाम का कारण बनने की वजह से नहीं सील किया गया है। डीएम की तय समय सीमा के बावजूद दुकानों को शिफ्ट नहीं किया गया। सड़क सुरक्षा समिति के फैसले को प्राथमिकता पर रखते हुए दुकानों को शिफ्ट किया जाना था, लेकिन जब दुकानों ने अपने आप को शिफ्ट नहीं किया तो यहाँ पर सीलबंदी की कार्रवाई की गई। हल्द्वानी शहर का सबसे पूज्य और चमत्कारिक माने जाने वाला पेड़ अब नई जगह पर शिफ्ट होने जा रहा है, जिसकी वजह से इन दिनों इसके लिए खास तैयारी की गई है और ये लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। आखिर क्यों रहस्यों से भरा हुआ है ये प्राचीन पीपल का पेड़? रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी के सबसे व्यस्त चौराहे में मौजूद ये कालू सिद्ध बाबा अपने नए मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन जैसे पुराने मंदिर को नई जगह शिफ्ट किया गया, ठीक उसी की तर्ज पर मंदिर के बाहर मौजूद इस प्राचीन पीपल के पेड़ को भी नई जगह शिफ्ट करने की तैयारी है। ये उसको वहीं से ही आपका पेड़ को, क्योंकि छपाई तो हो ही गई है, जो आपको लॉपिंग वगैरह होनी थी, लॉपिंग हो गई है, उसको केवल वहीं से शिफ्ट करवा के वैसे ही बगल में जो मंदिर के बगल में जगह जो चिन्हित कर रखे जो छोड़ी है, तो वहीं शिफ्ट करवा दिया जाएगा और वो पेड़ मेरे ख्याल से सक्सेस हो जाएगा। दूसरी तरफ पुराने पेड़ को मंदिर के बाहर ही नई जगह शिफ्ट करने के फैसले से स्थानीय लोग भी खुश हैं, क्योंकि ये फैसला उनकी आस्था से जुड़ा है। जो कालू सिद्ध बाबा में मंदिर में जो पेड़ है उसमें सभी लोग बहुत विश्वास करते हैं और जो उसे वहाँ पर से शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि जो अगर वो नया मंदिर वहाँ पे बन गया है और वहाँ पर उस पेड़ को शिफ्ट किया जा रहा है, तो जिससे कि लोग वहाँ पर उस पेड़ की पूजा कर सके। दरअसल कालू सिद्ध बाबा के बाहर मौजूद इस पीपल के पेड़ से लोगों की आस्था जुड़ी है। लोगों का मानना है कि ये चमत्कारिक पेड़ है। लोग यहाँ पर अपनी हर मनोकामना के लिए गुड़ की भेली भी चढ़ाते रहे हैं और इस मान्यता को देखते हुए प्रशासन ने इस पेड़ को फिर से रिलोकेट करने का फैसला लिया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में तो लोग बंदरों से परेशान थे ही, लेकिन अब शहरों के लोग भी बंदरों से परेशान होने लगे हैं। कुमाऊं की सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में बंदरों का आतंक है। देखिए रिपोर्ट। पिंजरे में ये बंदर हल्द्वानी के हैं, जो लगातार शहर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ऐसे में नगर निगम इन्हें पकड़ने में लगा हुआ है, जिसके लिए कृष्ण की नगरी मथुरा से बंदर पकड़ने वाले एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, जो हल्द्वानी की कॉलोनियों में घूम घूम कर बंदरों को पकड़ रहे हैं। बंदरों को पकड़ने के लिए हमने दो लोग हायर किए हैं, जो मथुरा के निवासी हैं, और लगभग 250-300 बंदरों को पकड़ भी लिए और जो इनका सेंटर है, रेस्क्यू सेंटर फॉरेस्ट का, उसमें हम वहाँ रख रहे हैं। अभी तक नगर निगम की ये मथुरा वाली टीम 250 से ज्यादा बंदरों को पकड़ चुकी है। बंदरों की हरकत से शहर के लोग बेहद परेशान हैं। बंदर कभी बच्चों को काट रहे हैं तो कभी बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं। बंदरों का आतंक बड़ा आजकल जो है घर तक बंदर पहुंच रहे हैं। पहले तो जो है जंगलों में ही रहते थे, अब घर तक भी पहुंच रहे हैं, जिससे जो है छोटे छोटे बच्चों में भी उससे खतरा हो रहा है और जो है घरों में भी जो है घुस जा रहे हैं बंदर और कई सामान उठाकर ले जा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। इन उत्पाती बंदरों को पकड़ने के लिए नगर निगम अभी तक 1 लाख से ज्यादा खर्च कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी सैकड़ों बंदर शहर के गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, जिन्हें पकड़ना आसान नहीं है क्योंकि ये अब चालाक हो चुके हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।